गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस। थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन गाइस। सो आज का बेसिकली जो सेशन है, उस सेशन को हम कल, जैसे कि कल आप लोग ने, कुछ लोगों ने बोला था कि सर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो क्या। डिपेंड्स करता है कि आप लोग लास्ट तक कितने एंगेज करते हो सेशन में, और आप लोग का कमिटमेंट टुवर्ड्स लर्निंग क्या है, एंड आप उसको कितना समझ सकते हो। डिपेंड्स, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग लास्ट तक नहीं रुकते तो आपका कमिटमेंट नहीं है। किसी को कुछ इमरजेंसीज भी आती है या कुछ काम भी होते हैं, बट वी हैव प्लान्ड अवर सेशन फॉर 1 आवर। उसी में हम ट्राई करेंगे उसको फिनिश करने का ऑलवेज। बट स्टिल इफ समवन वांट्स कि हाँ वो मुझे और देर तक सुन सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस, so I will definitely stretch for more 10-15 minutes if you want. Otherwise we will end up एग्जैक्ट 9 o'clock, 9 पास तक, ठीक है। सो आज का सेशन चालू करने से पहले आई जस्ट वांट यू ऑल टू नो कि देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको ना एक करना चाहिए। जैसे हम अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करते हैं एजुकेशन लाइफ में, फ्रॉम नर्सरी टिल आवर हायर एजुकेशन। हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को फॉलो करते हैं, एंड उसके बेसिस पे एक प्रोसेस के अंदर हम इनकॉर्पोरेट होते हैं, एंड फिर वो प्रोसेस को हम रीडिफाइन करते हैं, और फिर हमको उसका रिजल्ट मिलता है। कोई भी चीज़ हमको डायरेक्टली फर्स्ट गो में नहीं मिलती है। सेम वे हमारा कुछ रूल्स थे जो हमने आपको सेशन 1 में बताया था। अगर आप वो रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, सो बिलीव मी, आप अपने लाइफ में ट्रेडिंग करियर से आप कभी ना कभी फुलफिल नहीं हो पाओगे। सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज, आई होप कि आप लोग अपने हैंडमेड नोट्स बनाते होंगे। नोट्स बनाना यानी कि आपको हैंडमेड नोट्स होना चाहिए वो चीज़, यानी कि आप अपने बुक या डायरी पे लिखो, या फिर आप लैपटॉप पे लिखो, आप गूगल फॉर्म पे लिखो, आप पावर पॉइंट पे लिखो, किस पे भी लिखो, बट वो चीज़ हैंडमेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हैंडमेड गाइस? क्योंकि मैं, मतलब अब तक का प्रूवन रिजल्ट है वो। जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है ट्रेडर्स में, और जो जिनसे जिनको मैंने कभी इंस्पिरेशन अपना माना, और अभी भी है मेरे इंस्पिरेशन, और जिनको लोग, मतलब ये इस करियर में आगे बढ़े, उनकी एक जो स्ट्रेटेजी हमेशा काम आई है, उन्होंने हैंडमेड नोट्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है और बनाया है। आप हर एक सेशन में कुछ ना कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में बात करते हैं, और उसकी हम लर्निंग करते हैं। आपको एवरी सेशन का हैंडमेड नोट्स क्रिएट करना है और आपको बना के रखना है। जैसे ही हमारा कोर्स फिनिश होता है, तो इस कोर्स के बाद मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप लोग अपने हैंडमेड नोट मुझे पर्सनली भेजें, और मैं आपके हैंडमेड नोट्स को चेक करूँ, उसमें क्या एरर है मैं आपको गाइड कर सकूँ। बिकॉज अगर मैं आपको कुछ यहाँ पर सिखा रहा हूँ, और आपको वो चीज़ें सिर्फ समझ कितनी तक आ रही है, और आप अपने ट्रेडिंग करियर को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हो, वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर मैटर करेगा। आपको एक्सक्यूज देना है या आपको रिजल्ट देना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि आपको पता है, मैंने सेशन के स्टार्टिंग में जब हमने डे 1 पे बात किया था, तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात किया था कि आपको अपना गोल डिज़ाइन करना है। आपको ये पता होना चाहिए लाइफ में कि आज सॉरी, कि हमको स्टॉक मार्केट क्यों जानना चाहिए, हम क्यों स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या हमको क्यों स्टॉक मार्केट सीखना है, या हमको क्यों स्टॉक मार्केट समझना है, वॉट एवर इज द रीजन। सो कुछ भी गोल हो सकता है आपका। सो आपको एक गोल सेट करना चाहिए, और एक गोल नहीं, बहुत होते हैं। मैंने जब अपने गोल्स राइटिंग किए थे, तो मैंने 200 गोल्स लिखे थे गाइस। सबसे पहला गोल मैंने एक ही लिखा था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। अब बिलीव में, अगर आप गोल्स लिखोगे, आपको राइटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आप उतनी मेहनत करोगे ना, तो आपको हर चीज का सपोर्ट ऑटोमेटिकली ऊपर देगा वो चीज। तो मेरा सबसे पहला जो गोल था कि आई वांट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, उस गोल को मेरे को अचीव करने को मोर देन 3 इयर्स लग गए। क्योंकि मेरे को जॉब्स के साथ वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। मेरे जॉब्स तो रिटेल सेक्टर में थे, जहाँ पे मुझे वीकेंड तो छोड़ो, वीक डेज में भी मुझे 1 आवर 2 आवर का टाइम नहीं निकल पाता था। मैंने कैसे वो चीज़ों को मैनेज किया, पर्सनल प्लस प्रोफेशनल, उस तरीके से। उतना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो, मतलब रिजल्ट आपके सामने है गाइस। मतलब मैं फुल टाइम कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ों को ओवरटेक किया है। क्योंकि अगर जब तक आप गोल को राइट नहीं करोगे ना, आपका गोल कुछ भी हो सकता है। आप हर एक गोल को लिखो, आपको महीने में कितना कमाना है स्टॉक मार्केट से, आप क्या हो, आपने क्या प्रोसेस रखा है, वो सारी चीज़ों को आप समझ के रखना। और A to Z, छोटे से लेके बड़ा चीज़, गोल डिटेलिंग में लिखना। आपके वो गोल्स ना आपके माइंड सेट को ट्रिगर करेंगे, और आप डेली कुछ ना कुछ जाने अनजाने में उसके तरफ बढ़ोगे। तो आप हैंडमेड नोट्स जरूर बनाएं, और गोल्स को डेली आप देखें कि आप उस गोल्स के कहाँ तक ट्रैक ट्रैक उसको करना बहुत जरूरी है। कि आप
ट्रैक वन कर रहे हो कि कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे। सो ये बहुत जरूरी था जो मैं सेशन बिगिन करने के पहले आपसे शेयर करना चाहता था। ठीक है, सो आज का सेशन हम चालू करते हैं और हम कुछ बेसिक्स जो हमारे रह गए थे वो बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे जिसमें आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहाँ से हमारे हर एक सेशन का लेवल अपग्रेड होगा और आप लोग को कुछ एक न्यू लर्निंग हमेशा मिलेगी जो आपको आज के पहले कभी नहीं मिली होगी, क्योंकि मैं आपको एक टेक्निकल प्रो ट्रेडर बनाना चाहता हूँ जो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत के ऊपर, कि आप उसको कितना सही तरीके से बनाना चाहते हो। यस, सो मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं और फिर आज हम अपना सेशन चालू करते हैं। जस्ट वन सेकेंड। प्लीज कंफर्म वंस यू सी माय स्क्रीन। ओके, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन गाइस। या सो आज मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट को इनएफिशिएंट क्यों बोलते हैं, जिसके कारण आज हमने जो हमारे प्रीमियम ग्रुप्स में भी ट्रेड्स को अर्ली एग्जिट किए उसके भी कुछ जानकारी आपको पता चल जाएगी कि वाई वीक से वाई डू वी से स्टॉक मार्केट इज इनएफिशिएंट। ठीक है, अगर हम इसको जाके गूगल पे देखते हैं, ठीक है, वाई स्टॉक मार्केट इज इनएफिशिएंट, सो आपको कुछ रिजल्ट्स आपके सामने दिखेंगे। आपको दिखेंगे कि when information about a security is not readily available, it can be difficult to determine the asset's true value. An inefficient market is one that does not succeed in incorporating all available information into a true reflection of an asset's price. Market inefficiency exists due to information asymmetries, transaction costs, market psychology and human emotion. तो इसमें जो सबसे बड़ी चार चीजें हैं उसमें से उस सबसे ज्यादा जो दो इंपॉर्टेंट चीजें वो मार्केट साइकोलॉजी एंड इमोशन, बिकॉज ये चीज मार्केट में कभी भी बदल सकती है। वी कैन नॉट, जो मैं आपको एक अनटोल्ड रियलिटी ट्रूथ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बताना चाहता था, मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ इस पॉइंट के माध्यम से कि हम कभी भी, जैसे ये चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, हम कभी भी स्टॉक मार्केट को एफिशिएंट नहीं बना सकते। उसके पीछे का रीजन हमको गूगल ने खुद प्रूफ करके दिया है कि स्टॉक मार्केट इनएफिशिएंट ही रहेगा, उसको एफिशिएंट नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट साइकोलॉजी एंड ह्यूमन इमोशन। हम किसी को बाइंग सेलिंग से नहीं रोक सकते, हम कभी भी कोई भी चीज की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो आपको मैं जो बोल रहा था डे वन से कि अनटोल्ड रियलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वो ये है कि आपको ना, आप आगे चल के जब आप समझोगे, जब चार्ट्स को एनालिसिस करोगे, तो अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो और आपके सामने कोई अपोजिट पर्सन टेक्निकल एनालिस्ट है, तो दोनों को क्या फीलिंग आएगी मालूम है? एक ही टाइम पे एक ही कैंडल को देखकर, हाँ, एक ही स्टॉक में किसी को लगेगा कि यहाँ बाय करना चाहिए और किसी को लगेगा कि यहाँ पर सेल करना चाहिए। ये रियल ट्रूथ है, मालूम है? आप दोनों ने, मान लो आप दोनों की एज सेम है, आप दोनों का इनकम सेम है, आप दोनों के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, आप दोनों फ्री हो, आप दोनों की वर्किंग कैपिटल भी उतनी है जितना आप हमेशा यूज करते हो। आप बोलो सब कुछ कंपेयर कर लो, फिर भी एक जन का प्रॉफिट और दूसरे जन का लॉस और दोनों का पीएनएल चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा लाइफ में। आप इसको 100%, दिस इज प्रूवन कि वो मार्केट साइकोलॉजी ह्यूमन इमोशन के वजह से ही होता है। आपकी एज पकड़ लो, एवरीथिंग आप पकड़ लो, आपका कभी भी
मतलब आपका अगर टेक्निकल एनालिसिस में आपका 90% भी एक्यूरेसी है ना, आपने 100 ट्रेड्स लिए, 100 में से 90 ट्रेड्स भी आपके चल गए ना, फिर भी दोनों के 90% एक्यूरेसी से भी एक जन का प्रॉफिट और एक जन का लॉस अलग होगा। क्यों होगा मालूम है? क्योंकि वो जो एक्सट्रीम लेवल का जो पेशेंस चाहिए होता है ना, कि प्राइस टारगेट पे आए तो निकलना और स्टॉप लॉस पे आए तो निकलना, उसके बीच में हमको कुछ नहीं करना, उस पेशेंस से ही आप अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, वो पेशेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। उस पेशेंट को बिल्डअप करना ही एक ट्रू टेक्निकल ट्रेडर को डेवलप करता है, उसकी स्किल को बढ़ाता है। सो मैं आपसे वही सारी चीजें बात करूंगा कि जो मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस की है, जिससे मैं सीखकर आगे पहुंचा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को वो सारी चीजें सिखाऊं। आपको मालूम है, एक वक्त के बाद ना, मतलब मैंने जो भी एक्सपीरियंस किए ना, वो सारी चीजों को शेयर करना चाहता हूँ। आपको किसी भी बहकावे में नहीं रखना चाहता कि आप ना डे 1 से करोड़पति बन जाओगे और बहुत पैसा कमाने लगोगे, ऐसा नहीं होगा। एक वक्त के बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस पर डाउट आने लगेगा कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप जाओगे दूसरे स्ट्रेटेजीज को सीखने, फिर आप जाओगे ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने, वो स्ट्रेटेजीज को ऐसा करना वैसा करना। बट बिलीव में इस तरीके से काम नहीं होता, क्योंकि अगर आप अपने स्ट्रेटेजी पे डाउट किए तो आपने अपने स्किल पे डाउट किया। आपको वो स्ट्रेटेजी में कंसिस्टेंटली इम्प्रोवाइजेशन करना है। अगर मैं बोलूं कि विराट कोहली, अगर कोई क्रिकेट का फैन है, वो क्लासिकल प्लेयर है, तो अगर उसको मैं बोल दूं कि वो ऋषभ पंत जैसा अपने स्टाइल को बना ले, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। उसने पूरी लाइफ अपने कंसिस्टेंसी, मेहनत, अपने आप को क्लासिकल प्लेयर के नाम से जाना जाते हैं। अगर वे चाहे ऋषभ पंत जैसा बनना, एग्रेसिव प्लेयर बन जाए, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उनके रिजल्ट पे इम्पैक्ट आना चालू हो जाएगा। इसी तरीके से एक वक्त के बाद ना, जैसे अगर समझो उनके क्लासिकल प्लेयर से भी अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, वो एरर आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे एरर हो रहा है, उससे लर्निंग लेंगे। लेकिन एक सक्सेसफुल टेक्निकल ट्रेडर वही बनता है जो अपने खुद के एनालिसिस को रिव्यू करता है, और उसकी कंपटीशन खुद से होती, ना कि किसी और से होती है। ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तभी ये टेक्निकल एनालिसिस का मैं आपको अनरियल ट्रूथ बता रहा हूँ कि एक ही वक्त पे एक को बाय, एक ही कैंडल पे ना, मैं आपके सामने चार्ट ओपन कर दूं, आप और मैं दोनों ने एक ही कोर्स पढ़ा है, मैं ही आपको कोर्स सिखा रहा हूँ, वहां पे आप मुझे बोलोगे नहीं सर यहाँ पे बाय करना चाहिए, और वहां पे मैं बोलूंगा नहीं डियर यहाँ पे सेल करना चाहिए। आप डाउट करोगे कि सर आपने तो सिखा था यहाँ पे बाय करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेल क्यों करने बोल रहे हो? क्योंकि आज से लेके आने वाले जितने भी सेशंस में हम सीखेंगे, हम एक ऐसे डायनामिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई हमेशा डायनामिक इन नेचर होता है। उसको ही सीखेंगे, उसको ही समझेंगे, तभी हमको ये समझ में आएगा। बिकॉज पूरी चीजें लाइफ में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है। आप बेसिक से लेके एडवांस कर लो, अपने लाइफ में कर लो, आपके रियल लाइफ में देख लो। देखो, कभी भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप किसी किसी टू व्हीलर का डिमांड था पहले, अभी नए नए डिमांड्स आ गए, BS5 BS6 आ गए, BS4 थे। तो जब मान लो किसी कंपनी के पास में कोई मटेरियल कम पड़ जाता है, ठीक है, तो उसका सप्लाई नहीं पड़ पाता और उसके कस्टमर ज्यादा होते हैं, तो उसका डिमांड क्रिएट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, एट द एंड प्राइस उस पर्टिकुलर चीज की बढ़ जाती है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिवाइस, जैसे मान लो आईफोन आपको पसंद आया, और आईफोन की उन्होंने निकाली कि आज के दिन हम सिर्फ 100 आईफोन का ही सेल करेंगे एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। उसके बाद जो भी सेल होगा वो XYZ प्राइस पे होगा, और ये लिमिटेड टाइम्स के लिए है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कंस्टेंट आए, यहाँ पे मतलब सप्लाई की शॉर्टेजेस हुए, जिसके कारण डिमांड्स बढ़े। सबसे बेस्ट एग्जांपल ना मैं आपको अपने लाइफ में जो मैंने देखा ना, कोविड का आपको मैं देता हूँ। जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, कोविड के पहले मार्केट सैनिटाइजर और इसको मास्क को पूछता कोई नहीं था, 2 रुपए में 1 रुपए में मिलते थे। आफ्टर कोविड इस मतलब जब कोविड चालू हुआ, तो इसकी डिमांड इतनी हो गई कि इसके सप्लाई नहीं थे। तो आपको एक एक मास्क और सैनिटाइजर नहीं नहीं बोल के 200 500 न जाने कितने रुपए में आपने खुद खरीदा होगा, आपको पता होगा। लेकिन जब लोगों को लगा कि हाँ, कोविड अब नॉर्मलाइज हो रहा है, अब चल अब इसके डिमांड वो कम हो रही है, अब इसके जितने भी बाइंग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमको सेलर्स अवेलेबल है, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में प्राइस न्यूट्रलाइज हो रही है, धीरे धीरे प्राइस डाउन हो रही है।
अब जब सबको लग गया कि हाँ कोविड खत्म हो गया, तो वो चीज का जब नीड ही नहीं है, सप्लाई नहीं है, बायर ही अवेलेबल नहीं होंगे, तो उसका प्राइस रख के भी क्या करोगे आप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये जो जो चीज हम सीखेंगे ना वो ये है। तो मैंने आपको यही बोला कि अगर आप 80%, 90%, 100% भी आपकी टेक्निकल में एक्यूरेसी है कि आप हर एक ट्रेड में जैकपॉट लगा रहे हो, आप अपने मंथली की पीएनएल को एनालाइज कर लेना, आपका पीएनएल आपके और आपके फ्रेंड से अलग ही होगा। शायद वो आपका फ्रेंड जिसकी सिर्फ 50% एक्यूरेसी है, सिर्फ 60% एक्यूरेसी है, वो मंथली आपसे 2x ज्यादा कमा रहा होगा, जबकि आपकी 100% एक्यूरेसी है, आप नहीं कमा पा रहे हो। ये रियलिटी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। एम आई क्लियर? यहां तक अगर आप कुछ चीजें समझी तो जस्ट कुछ रिएक्ट कर दो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप मेरी चीजें डिलीवर हो रही है आप तक, राइट। और एक वक्त पे ना आपको इस तरीके से लगेगा कि ना टेक्निकल एक बहुत बोरिंग टाइप लग रहा है, मतलब टेक्निकल में कुछ मजा नहीं है, बहुत बोरियत साउंड करेगा आपको टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन हकीकत यही है कि इसी बोरियत यानी बोरिंग के बोरिंग को बेहतरीन प्रैक्टिस करके ही ना आप पैसा बना सकते हो। ये सारी चीजें ना आपके माइंडसेट को ही बहुत स्ट्रांग करेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज ध्यान से समझना, और जो मैंने बोला उसको प्लीज आप फॉलो करना। ये अनरियल ट्रूथ है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने शेयर किया है। और वही जो इंसान इस सारी चीजों को फॉलो करेगा ना, क्योंकि देखो मैं नहीं कोर्स करा रहा हूँ तो और भी बहुत लोग हैं जो कोर्स करा रहे हैं। मैंने फ्री में इनिशिएटिव लिया, बहुत लोग पेड में रहते हैं, पेड में भी इस तरीके के कंटेंट नहीं डिलीवर करते। मैं कहीं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वो सिखाना चाहता हूँ जो मुझे पता है, जो चीज मेरे लिए वर्क कर रही है, जो चीज मार्केट में वर्क कर रही है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। आप कोई भी कैंडल स्टिक पे काम करोगे, आपकी एक्यूरेसी 50%, 40%, 30%। क्यों फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन आ रहे हैं मार्केट में, इतने सारी चीज, क्योंकि वो सारे एफआईएस को स्ट्रेटेजीज पता चल गया कि बहुत वायरल होगी। जो चीज बहुत वायरल हो जाती है वो चीज काम नहीं करेगी। लेकिन क्या कभी डिमांड सप्लाई बंद हो सकता है? नेवर, कभी नहीं। इकोनॉमिक में हमने सीखा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो कभी भी बंद नहीं होगा। एक टाइम पे एक बायर को वो चीज अलग लगेगी, दूसरे सेलर को वो चीज अलग लगेगी, किसी को बेचने का मन होगा, किसी को खरीदने का मन होगा, किसी का ह्यूमन इमोशन से ही स्टॉक मार्केट चलता है, इसीलिए हम उसको इनएफिशिएंट कहते हैं। ये आपका 100% आपके करियर को बदल सकता है, ये पॉइंट ये आपको याद रखना, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस इज वो सीखने से आप पैसा कमा लोगे, ये बहुत बड़ा झूठ है। वो सीखने से आप कुछ नहीं कमा सकते, बल्कि आप गवा दोगे। टेक्निकल एनालिसिस से आप तभी पैसा बना सकते हो जब आपने अपने माइंडसेट और साइकोलॉजी को बैलेंस रखा है। आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है, आपको ये कभी भी फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मार्केट आज के लिए ही ओपन हुई थी या एक ही दिन के लिए है, इसके बाद मार्केट में हमको रहना ही नहीं लाइफ में, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेशन विच आई एम टेकिंग, राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से यू गाइस, आप प्लीज उसको फॉलो करो। हम सेकंड चीज पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि बेसिक कुछ चीजें जो आपको और इम्पोर्टेंट होना जरूरी है कि सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? ठीक है, हमने वर्ड बहुत सुना रहेगा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, कि मार्केट सपोर्ट पे है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट अगर टूटा तो फ्री फॉल आ जाएगा मार्केट में। सो व्हाट डज दिस सपोर्ट मीन? ये सपोर्ट क्रिएट कैसे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी प्राइस ऊपर से, वेनेवर प्राइस से फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी, फिर यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यही यहाँ से प्राइस आती है, फिर ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। रुको मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ इसको, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज हो गया। मान लो कि हम स्टॉक में ऐसा थे, प्राइस आज यहाँ पे थी, ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ कहीं पे कुछ तो ऐसा था, यहाँ कहीं पे हम आगे समझेंगे कि जिसके वजह से प्राइस क्या करती है, रिटर्न चली जाती है ऊपर। फिर जब वापस से आती है ना, तो प्राइस वापस से यहाँ कहीं पे जो कुछ ऑर्डर्स आए थे उसको प्राइस फुलफिल करती है, फिर प्राइस वापस से ऊपर जाती है। सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, और ये जो सेकंड पॉइंट है, प्राइस क्या कर रही है, ऊपर से नीचे आते टाइम कुछ एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे
बहुत से लोग अवेलेबल है जहां प्राइस को ऊपर लेकर चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। कि एक ऐसे पर्टिकुलर चीज पे जहां पर पर्टिकुलर प्राइस नीचे नहीं जाना पसंद कर रही है और वहां से रिवर्स कर रही है, अगर वो चीज अगर प्राइस को ऊपर से गिरते हुए को अगर हम बचा रहे हैं तो यानी कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको सपोर्ट कहते हैं। दिस इज व्हाट सपोर्ट मीन्स। ठीक है, ये सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, मतलब सपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं और रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड अगर हम समझते हैं, ये सपोर्ट हमने देखा, हम सेम वे में रेजिस्टेंस को समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सो से रेजिस्टेंस, अगर आप सिंपल सा वापस से, जैसे कि प्राइस जो है ना यहाँ से नीचे से इतनी एग्रेसिवली जा रही है, यहाँ कहीं पे तो प्राइस के पास ना बहुत बड़ा सा कुछ तो था। ठीक है, सेलर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, जहाँ पे प्राइस जाती है वहाँ से प्राइस नीचे आती है। अब प्राइस क्या होते हैं, जो इतने सारे बायर होते हैं ना, मतलब क्या हो गया ना, जिन्होंने जिन्होंने प्राइस को यहाँ से देखो, यहाँ से एक जन ने सोचा कि वो उसने देखा प्राइस को, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गई, यानी कि 100 रुपये से मान लो 150 तक गई, तो उसने देखा कि प्राइस को 100 से 150 देखा, फिर उसने सोचा कि यार 150 रुपये का, चल मैं प्रॉफिट को बुक कर देता हूँ। क्या किया उसने, यहाँ पे ये पॉइंट पे प्रॉफिट को बुक किया। ओके, ये पॉइंट पे जब प्रॉफिट को बुक किया तो जब सेल हो रहा है, हमने कल ही समझा था डे वन में कि जब चीजें सेल होती है तो वो नीचे आती है, तो यहाँ से ना नीचे आने लगी। क्यों, क्योंकि जो बायर यहाँ पे ए बायर था, यहाँ पे सेम सेम कॉन्सेप्ट ना सपोर्ट के लिए भी होता है, तो आप उसी को समझ लेना, मैं जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ। फिर ये बायर ए ने यहाँ पे बाय किया था, अब सेम बायर, ठीक है, यही बायर ए यहाँ पे सेल करना चाहता है। क्यों, हम भी तो अपने पोजीशन को सेल करना चाहते हैं ना, तो ये जब बायर सेल करेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, जिसके कारण प्राइस नीचे आती है। फिर क्या होता है ना, ये बायर यहाँ पे जो बायर ए के साथ में उसका फ्रेंड था, जो उसके फ्रेंड्स थे बायर ए के साथ में, वो फ्रेंड्स को क्या लग रहा है मालूम है, बायर बी सी एक्स वाई जेड जो जितने भी लोग थे, उन्होंने जब देखा कि उन्होंने बोला कि मेरे से ये रैली मिस हो गई, चल अब प्राइस ना थोड़ा सस्ता आया है, अब यहाँ पे कुछ एक कन्फर्म देखते हैं कि यहाँ पे हम खरीदेंगे। तो क्या करते हैं, इमोशन को अपने लाते हैं और यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो गया, बायर सी इन्वॉल्व हो गए। ओके, तो ऐसे कर करके बायर सी ने वापस से ये रैली को एंजॉय किया। अब जरूरी नहीं कि 100% यहाँ पे जितने भी बायर ए थे सबने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, डिपेंड्स कि कौन कितना अंदर पेशेंस रखा है। उन्होंने क्या किया, बायर सी ने क्या किया, जब उन्होंने देखा बायर सी ने कि प्राइस यहाँ से यहाँ पे है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे बाय ऑर्डर डाले। अब उसने देखा कि हाँ चल, अब मेरा ये पहले का ये वाला हाई था जिसको मार्केट ब्रेक करके न्यू हाई लगा, लेकिन अब यहाँ आ गया तो उसको लगा, उसको चार्ट का कुछ आइडिया नहीं, स्टॉक का कुछ आइडिया नहीं, बट उसको ऐसा लगा कि चल उसके लिए प्रॉफिट उतना बस हो गया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे बाय किया था। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, सो ये चीज की वजह से प्राइस में निरंतर, अगर समझो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये चीज बायर सी यहाँ बाय ना करके प्राइस यहाँ पर बाय करती, इस लेवल पे बाय करती, और फिर यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाती, तो ये मार्केट का क्रिएट होता है सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो आप सब, आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस, कि यहाँ पे कैसा होता है सपोर्ट, कैसे क्रिएट हुआ, प्लीज कंफर्म। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग मुकुल। सेम, अगर इसी एग्जाम्पल को हम आगे चलते हैं और साइकोलॉजी को समझते हैं कि सारे बायर सेलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फाइनली प्राइस एक ऐसे लेवल पे पहुंचती जहां से सभी को मतलब मैं क्लियर बोलूँ तो एफ आई आई को ही लगता है ये चीजें, उन लोग ही क्रिएट करते हैं, उनको लगता है कि अब प्राइस महंगी हो गई है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेलिंग करते हैं। तो मान लो उन्होंने सेलिंग किया और यहाँ से प्राइस आती है डाउन साइड। ठीक है, अब ये प्राइस आ रही है डाउन साइड। ओके, फिर प्राइस ये वाले बायर के ऊपर वही साइकोलॉजी था, उसको लगा कि चल भाई प्राइस यहाँ पे थी, प्राइस बार बार नीचे आ रही नीचे आ रही ऊपर चली जा रही है, तो अभी भी प्राइस वही चीज करेगी। वो ना उसके माइंडसेट में ऐसा है, उसको लग रहा है कि प्राइस अभी भी सेम चीज ही करेगी जो अब तक की, क्योंकि उसने ना ये सारी चीजों को देखा है। ठीक है,
कितने लोग होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर वो ना बहुत उनको कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि जब यहाँ से लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ना सारी चीजें ना न्यूज चैनल पे आने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे जब पहुंच जाएगी ना वो सारी चीजें न्यूज पे आने लगेगी, अभी सोशल मीडिया पे आने लगती है। ठीक है, प्लस जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन लोग बताने लगेंगे, कुछ ना कुछ होगा ऐसा चीजें, और वो चीज आपको रियल दिखेगी। चाहे जैसे हम लोग ने बीच में स्मॉल कैप मिड कैप का सेबी का न्यूज सुना था। ठीक है, या हमने अभी पेटीएम का न्यूज सुना था, कोटक बैंक का न्यूज सुना था। ठीक है, क्या ये सब शेयर मर गए क्या, से स्मॉल स्मॉल कैप पूरा डिस्ट्रॉय हो गया क्या? नहीं ना। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताना चाहता था, लेकिन मैं एक चीज क्रिएट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आती है ना चीजें, तो ऐसी सारी चीजें आती है जिसको आप रियल मानते हो, क्योंकि आपको रियल दिखाया जाता है, और वो सारी चीजें आपको उल्टा कराती है जो चीज आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज आ जाएगा कि मान लो वो पॉजिटिव न्यूज लेकर आ जाएंगे, आपको बोल देंगे कि आज यहाँ पे कोटक बैंक ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डील क्रैक की है, बड़ा ऑर्डर क्रैक किया, वट एवर जो भी चीजें कुछ ना कुछ पॉजिटिव देंगे, और आपको बोलेंगे कि यहाँ पे उसका ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, रिपोर्ट्स अच्छे आने वाले, बड़े बड़े एनालिस्ट ने, रिसर्च रिपोर्ट ने, सबने उसको बाय सिग्नल दिया है। तो ऐसे सब करके यहाँ पे सेल करते हैं, प्राइस नीचे आती है। ठीक है, ये रियलिटी है, मतलब ये साइकोलॉजी इस तरीके से होती है। अब जैसे आप रियल एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ना, बाटा इंडिया में क्या हो रहा है, अर्निंग रिपोर्ट्स आई है। ठीक है, और भी बहुत सारे अर्निंग रिपोर्ट्स Q2 के सारे आ रहे हैं, तो जिसमें कुछ शेयर ना अपने हाईली डिमांड में आना चाहते हैं, बट उनको उस आने के लिए ना कोई सेलर नहीं मिलता। उस प्राइस पॉइंट पे ना उन्होंने प्राइस को देखा होता है, तो उस प्राइस पॉइंट पे ना बहुत से बायर अवेलेबल होते हैं जो प्राइस को नीचे नहीं लेके आना चाहते हैं। बट एक FIS को क्या होता है ना कि उनको एक रियल डिमांड में उनकी प्राइस आ जाए, तो वहां से वो क्रिएट करके ऊपर लेके जाए। इस चलते ना वो लोग रिजल्ट के दिन ना गैप डाउन ओपन कर देते हैं, कि वो डिमांड पे आए, और आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा आया, फिर भी प्राइस गैप डाउन क्यों ओपन हुई। और फिर उधर से ना आप देखोगे कि वो रिजल्ट को नेगेटिव, फिर कुछ नेगेटिव चीजें आपका हाईलाइट करेंगे, मार्केट को गैप डाउन करेंगे, नेगेटिव न्यूज फैलाएंगे, फिर नेगेटिव न्यूज में आप बेचोगे और वो खरीदेंगे और मार्केट वहां से ऊपर जाएगी। तो इसी लॉजिक को मैं आपको बताता हूँ कि जब प्राइस यहाँ पे जब इसको लगा कि मेरे को बाय करना चाहिए, तो ये बंदे ने बाय किया, फिर सेम लेवल पे वापस से सेलर के सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ, फिर प्राइस नीचे आती है। सो अगर कोई भी चीज नीचे से फ्रॉम डाउन साइड टू अपसाइड जाती है, और वहां से फिर डाउन साइड से अपसाइड से डाउन साइड आती है, सेम लेवल पे अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस लेवल को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। हमें क्लियर? इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं? देखो, सपोर्ट भी बहुत टाइप के होते हैं, यानी कि कैसे कैसे सपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे हम इसको इधर ले लेते हैं, मार्केट में राउंड नंबर्स राउंड नंबर्स कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस दोनों। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम करते हैं, यानी कि व्हाट ऑल कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन द स्टॉक मार्केट, इन द शेयर। ठीक है, इसको हम समझते हैं। सो राउंड नंबर मतलब सर साइकोलॉजिकल नंबर। सब लोग बोलते हैं ना, निफ्टी 25,000 साइकोलॉजी लेवल है, आपने सुना होगा साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी। सो यानी कि जैसे हमने देखा था कि मार्केट इमोशन, ह्यूमन इमोशन, अगर कोई भी राउंड नंबर, जैसे कि 1000 हो गया, 900 हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है, 2000 हो गया, 20,000, जो भी राउंड नंबर हो या नियरेस्ट राउंड नंबर हो, ठीक है, पर्टिकुलर परफेक्ट राउंड नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो वहां पे कैसा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं यार, 998 पे क्या बेचूं, 998 पे क्या खरीदूं, चलो 900 पे, 980 पे आएगा तो खरीदूंगा, या 900 पे आएगा तो खरीदूंगा, 1000 आएगा तो ही बेचूंगा, 999 पे क्या बेचना है। तो एक साइकोलॉजी जो लेवल क्रिएट होता है ना, वो उसके वजह से भी मार्केट में, क्योंकि बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसके वजह से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। सेकंड अगर मैं बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने आपको अभी बताया था, वो आपका जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के में काम कर सकता है।
ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, लोग उसके ट्रेंड को चेक करके वहां पे बाइंग सेलिंग करते हैं। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो ईएमएस करके होता है, इसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। बट ये सारी चीजों को आपको इस लेवल तक समझना है कि ये कुछ रूल नहीं है, बट आपको वो हर एक चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट में भी साइकोलॉजी क्या हो सकती है, क्योंकि आपको अगर रिटेल कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं वो चीज का आइडिया आप पता चलता है कि एफआईएस की साइकोलॉजी क्या होती है, वो कौन कौन से लेवल पे ट्रैपिंग बिल्डअप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको वही चीज समझना है कि जहां पर वो ट्रैपिंग कर सकते हैं वहां ट्रैप से आपको बचना है। इसीलिए मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मीनिंग और क्या क्या चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। अदरवाइज इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, जस्ट आपको समझना है। इसको हम प्रैक्टिकली डिमांड एंड सप्लाई ही हम लाइफ लॉन्ग करने वाले हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने आपको बताया है। बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे कल हमने प्राइस में भी समझा था कि वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गेम होता है कि जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने वहां पे भी आप लोग को बोला था कि हम वॉल्यूम को कभी फॉलो नहीं करेंगे, ना मैंने अपने लाइफ में आज तक वॉल्यूम को फॉलो किया है। क्यों 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 नहीं किया उसके पीछे का ना मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि देखो वॉल्यूम मतलब क्या हो गया। कोई भी चीज का वॉल्यूम यानी कि उसका मीनिंग क्या हो गया। वॉल्यूम यानी कि आपने कोई वॉल्यूम देखा और आपने देखा कि पर्टिकुलर डेली के टाइम फ्रेम में आज इस शेयर में 10 लाख वॉल्यूम आए हैं। ठीक है, 10 लाख वॉल्यूम आए हैं। मैं आपको ना पूरे अपने कोर्स में ना जो भी आपको चीजें मैं बताऊंगा, आप वो उसके पीछे अगर आपको लॉजिक न लगे आप वो चीजों को ना मत मानना। डू नॉट एक्सेप्ट। अगर आपको लॉजिक नहीं लगे आप मत मानना, बोलना कि सर इनकरेक्ट है, बट यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई इट इज इनकरेक्ट। और आप वो चीज को लॉजिकली समझो, क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट का बेस्ट लाइफ में रियल एग्जांपल यही होता है, रियल स्किल यही होता है कि हर एक चीज के पीछे लॉजिक, लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मान लो आपने स्टॉक देखा, सिंगल स्टॉक देखा, स्टॉक का नेम है एबीसी, स्टॉक नेम एबीसी। ठीक है, आपने देखा उसके अंदर आज 10 लाख वॉल्यूम आए हैं। ठीक है, आपने देखा 10 लाख वॉल्यूम आए हैं डेली के टाइम फ्रेम में। ठीक है, फिर आपको ना ये चीज कभी नहीं पता चलेगा कि वो जो वॉल्यूम आए हैं वो बायर्स के वॉल्यूम आए हैं या सेलर्स के वॉल्यूम आए हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि उस 10 लाख में से बाइंग वॉल्यूम कितनी थी और सेलिंग वॉल्यूम कितनी थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बायर ए है, बायर बी है, बायर सी है, सारे लोग का बाय सेल हो रहा है। तो आपको उस पूरे दरमियान किसी एक बायर ए ने, समझो यहाँ पे अगर हम समझते हैं, बायर ए ने एक सेल किया और बायर बी ने भी एक बाय कर लिया। तो इस 1+1 को 2 दिखाता है वॉल्यूम, इस 1+1 को 2 दिखाता है। बट वहां पे जेन्युइनली हुआ क्या, वहां पे सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन को क्लोज किया गया कि पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट 100 रुपीज पे एक बायर अवेलेबल था और वही प्राइस पॉइंट के 100 रुपीज पे एक सेलर अवेलेबल था। जब तक बायर सेलर अवेलेबल है तब जाके ट्रांजेक्शन क्लोज होता है। तो वहां पे आपका ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट करता है प्राइस आपके चार्ट पे। उसके वजह से क्या होता है कि आपको 1+1 2 दिखा रहा है। अब आपको क्या लगा कि यार यहाँ पे 2 हो गया। तो इसी तरीके से वॉल्यूम जो है ना, इट इज नॉट रेलिवेंट। बट मैं कभी भी ये चीज से रेजिस्ट नहीं करूंगा कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट और आपके ट्रेडिंग स्टाइल कैसे है, आप वॉल्यूम कितना कंसीडर करोगे कितना कंसीडर नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैंने इनिशियल सेशन में ही आपको बोला था। मैंने इनिशियल सेशन में ही क्लियर किया था कि
आपका हार्डवर्क, आप जितना मेरे को फॉलो करोगे, जितनी मेरी चीज़ों को समझोगे, वही आपको ये चीज़ बताएगा कि आप अपने ट्रेडिंग से कितने सीरियस हो। तो डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि आई नेवर यूज वॉल्यूम, और आपको भी क्यों नहीं करना चाहिए। बिकॉज बहुत से टाइम पे क्या होता है ना, जैसे मान लो, क्या होता है ना कि ये शेयर है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, अब ये सपोर्ट है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ पे ना बहुत बड़ा कैंडल बनाती है, ऐसी ऐसी बहुत बड़ी कैंडल बनाती है ग्रीन कलर की। रुको मैं कैंडल बना के देता हूँ। यहाँ पे, रेड कलर की, सॉरी, कैंडल बनाती है, ग्रीन ग्रीन की नहीं, सॉरी, रेड कलर की एक सेलिंग कैंडल बनाती है। ऐसी कैंडल बन गई, ठीक है। और जब ये कैंडल बनी ना, तो आपने क्या देखा कि भाई ब्रेकडाउन हो गया मार्केट में। मार्केट में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो आपने देखा कि मार्केट में ब्रेकडाउन होने से क्या हो गया, आपने गए, आप वॉल्यूम चेक किए, ठीक है, आपने वॉल्यूम चेक किया। और जब आपने वॉल्यूम चेक किया ना, तो आपको दिखा कि वॉल्यूम जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बट नीचे क्या था मालूम है, नीचे ना उससे भी बड़ा मेजर, उससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, एकदम ऐसा। तो क्या हो गया, यहाँ पे ना ये जो ब्रेकडाउन था ना, ये फेक ब्रेकडाउन में कन्वर्ट होके प्राइस क्या करती है, यहीं से ऊपर चली जाती है। तो आप फिर क्या बोलते हैं मालूम है, कि काश मैं थोड़ा ना अपने आप को होल्ड कर लेता, अगर मैं थोड़ा सा होल्ड कर देता, पैनिक नहीं होता ना, तो मैं आज लॉस में नहीं निकलता, मैं ये रैली को एंजॉय करता। तब फिर आपके मन में ना वो काश तरह के सारे शब्द डेवलप होने चालू हो जाते हैं मार्केट में, ठीक है। जो चीज हमें नहीं करनी है, हम एकदम लॉजिक के साथ काम करेंगे। और जब ये ब्रेकडाउन होती तो आपने देखा कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ इतनी सारी वॉल्यूम बढ़ गई, बट आपको समझे नहीं कि वो सेल के वॉल्यूम थे कि बाय के वॉल्यूम थे, जेन्युइनली तो वो समझ में ही नहीं आई। वहां पे तो सिर्फ ये समझ में आया कि सारे लोग एक दूसरे को बेच रहे, खरीद रहे, जिसकी वजह से वॉल्यूम दिख रहा है वहां पे। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट प्रेफर वॉल्यूम, एंड व्हाई आई सजेस्ट यू गाइस कि आप भी कभी वॉल्यूम को मत देखना लाइफ में। क्योंकि हम कोई ऐसे अनवांटेड डेटा को कलेक्ट ही नहीं करना चाहते जिसकी रिलायबिलिटी बहुत कम होगी। एफआईएस को नहीं पता कि लोग वॉल्यूम देखते हैं क्या, ओपन इंटरेस्ट इजीली अवेलेबल होता है क्या, उनको नहीं पता है क्या। सो जैसे कि वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है कि when everyone fears you be greedy, and when everyone is greedy you become fearful। एंड कोई भी चीज अगर किसी लेजेंड ने कहा है और बुक में लिखा है, तो उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी रिसर्च और साइकोलॉजी होती है, ऐसे ही नहीं कोई भी चीज होती। एंड सेम चीज मैं भी आपसे कह रहा हूं कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो रियलिटी में मेरे लिए काम की है, मेरे दोस्तों के लिए काम की है, जिन्होंने अपने करियर को बदला है। अगर आप भी बनना चाहते हो अपने करियर के मसीहा, तो आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं लास्ट टॉपिक कवर करता हूं, इसके बाद आप मुझे बताओ कि सेशन कंटिन्यू करना है या नहीं। लेकिन वो टॉपिक पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद हम, अगर आप परमिट करोगे तो लेते हैं, वरना हम इसको कल के सेशन में चालू करेंगे, कि कल से हम रियलिटी समझेंगे कि डिमांड सप्लाई मतलब कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है। और हम जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को समझे थे, उसकी कुछ और एडिशनल मतलब नेक्स्ट लेवल वाली फॉर्मेशन को समझेंगे। वो सेशन को हम डिस्कस करने हैं। तो अगर वो चीज़ें आपको कल करनी तो हम कल करेंगे, आज करनी है तो हम आज ही करेंगे, डिपेंड्स। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, वो ये है, एक सेकेंड, कि आप लोग में से बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि एफ और डी कौन होते हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं सर। आप लोग ने, बहुत लोग जानते भी होंगे कि ये कौन होते हैं, बट इसकी रियलिटी आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन होते हैं और क्यों ये अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, क्यों वो अपने ऑर्डर को हटा नहीं सकते। वो साइकोलॉजी आपको ना डे वन से समझनी पड़ेगी, कुछ भी चीज स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। कि ऐसा एफ की मतलब ऐसा है ना कि सर हम लोग कुछ ऐसा तो नहीं सीखना चालू करने वाले कि जो लाइफ में चल के एफ जब हर एक चीज को ट्रैप कर ले, तो आप जो सिखाओगे वो भी चीज की ट्रैपिंग हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो चीज डिमांड सप्लाई है हमारे स्टॉक मार्केट में
50, 60, 70 जनरेशन से काम कर रहे हैं और लाइफ लॉन्ग जनरेशन से काम करेगी ही करेगी, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज इनएफिशिएंट। उसको कभी भी एफिशिएंट कोई भी नहीं बना सकता। कोई भी सिंगल पर्सन के इमोशन सेम नहीं हो सकते। अगर किसी के इमोशन सेम होंगे तो वो रोबोट हो जाएगा, कि एक प्रोग्रामिंग दे दिया उसको और वो रोबोट हो गया, तो ही वो चीज हो सकता है। इसीलिए जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं वो लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी। वो चीज आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी, तभी आपको वो चीज का मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले तो ना एक चीज समझते हैं यहाँ पे। उसके पहले मैं वापस से इसको साइड में लेके चले जाता हूँ थोड़ा सा, तो हम स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। फिर हम आज के सेशन को समराइज कर देंगे। ठीक है, हम एफ और डी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीज़ें जो आपके मन में चल रही है ना, वो यहाँ पर लिखता हूँ। पहला जो मैंने बहुत लेट समझी थी, ऑलमोस्ट मैंने अपनी ट्रेडिंग, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग चालू कर दी थी, और कुछ चीज़ें मेरे साथ बैक टू बैक स्टॉप लॉस हो रहे हैं और मैं लॉसेस में जा रहा हूँ। तब मुझे ऐसी कुछ चीज़ें मेरे सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि ज्वाइन दिस वेबिनार, ये है वो है, फिर बहुत सारी चीज़ें, जिसके कारण मेरा माइंड डाइवर्ट होता था इनिशियली स्टार्टिंग में। एंड फिर मैंने एक चीज़ें अपने मन में डेवलप करना चालू किया कि ये जो एफ आई एस डी आई होते हैं, ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया कि क्या ये अपने कभी जोन्स को हाइड कर सकते हैं क्या। एफ आई एस डी आई कैन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इनको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कैन दे हाइड द जोन्स which they have created on the chart, ठीक है, जो स्टॉक के चार्ट पे दिख रहा है। सो नंबर क्वेश्चन ये है कि क्या वो अपने जोन को हाइड कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ विथ लॉजिक। सो इसका आंसर है नो। FIS DIS कभी भी अपने जोन को हाइड नहीं कर सकते। क्यों सर ऐसा बोल रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जो ये FIS DIS होते हैं ना, ये जो FIS और DIS होते हैं, ये कभी भी एक सिंगल बॉडी नहीं होती है। यानी कि बहुत बड़े फर्म, बहुत बड़ी एक, जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो LIC हो गई हमारे लिए, म्यूचुअल फंड्स की एजेंसी, म्यूचुअल फंड्स जो चलाते एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, प्लस जो बड़े बड़े रिसर्च वो होते हैं, फर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जो थे उनका आपने देखा रेयर एंटरप्राइजेस, कुछ PMS वाले फर्म्स होते हैं। तो ये एक फर्म्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एक कंपनी के पर्टिकुलर बैलेंस शीट, सारे फंडामेंटल को एनालिसिस करके रियलिस्टिक 10 टर्म लॉन्ग टर्म विजन लेके एक चीज़ों के बारे में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। और ये एक सिंगल पर्सन नहीं होता जो इसका डिसीजन लेता है, ठीक है। और ये कभी भी, जैसे आप और मैं बैठ के ट्रेडिंग करते हैं उस तरीके से ये ट्रेडिंग नहीं करते। इनके पास होती है अल्गोरिदम, इनके सॉफ्टवेयर इतने सादे, हाई लेवल, हाई टेक्नोलॉजी, हाई एडवांसमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स के ट्रांजेक्शन इनको दिखते हैं, वॉल्यूम्स इनको दिखते हैं। और इनके पास जो सॉफ्टवेयर और सारे अल्गोरिदम्स और सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं वो शायद ही हम कभी अफोर्ड कर पाए। और ये जो होते हैं ना 10 लाख करोड़, 1,000 करोड़, 4,000 करोड़, इस तरीके से अमाउंट की ट्रांजेक्शन डेली मार्केट में करते हैं। सो जैसे ही हमने देखा था कि प्राइस, अगर कोई पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ऑर्डर है, वहां पे ट्रांजैक्ट हो रही है, बायर को सेलर मिल रहे हैं, तभी वहां पे प्राइस रिफ्लेक्ट होता है चार्ट पे। एक बायर एक सेलर मिला तो वहां पे ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया, फिर वहां से प्राइस आगे बढ़ रहेगी या नीचे जाएगी। तो इसीलिए अगर वो चीजें हो रही है, एक इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया है कि बॉस मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक है, मान लो HDFC बैंक है, उन्होंने मान लिया कि उनको 1700 पे HDFC बैंक को बाय करना है, तो वो रोज नहीं बैठेंगे कि वो इसका इंतजार नहीं करेंगे कि 1700 पे आए तो मैं बाय करूं, जैसा हम और आप वेट करते हैं। वो क्रिएटर होते हैं, वो कभी ये नहीं इंतजार करेंगे कि चल 1700 आएगा तब हम HDFC बैंक को खरीदेंगे, नहीं। वो उन्होंने सिस्टम में डाल दिया कि उनको 1700 जब आएगा ना प्राइस, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, पूरे एक इंस्टीट्यूशन ने म्यूचुअली, सारे FIs ने, जैसे मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन
और जितने भी ब्लैकस्टोन या जो भी बड़े बड़े फर्म्स है एफआईएस के फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नो नो बॉस, हम एचडीएफसी बैंक को जो बाय करेंगे 1700 के प्राइस पे, उन्होंने बोला कि मैं 10 लाख करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मुझे बाय करने हैं। क्या बना उन्होंने, 10 लाख करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स उनको बाय करने हैं। बस उन्होंने बोल दिया कि उनका एवरेज जो प्राइस होना चाहिए वो 1700 का एवरेज प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो वो 1700 का एवरेज प्राइस उन्होंने डाल दिया कि वो टाइम पे उनको जितने भी ऑर्डर मिलेंगे उसके सामने, क्योंकि उनको जब बाय करना है तो वहां पे सेलर होंगे तभी वो बाय कर सकते हैं ना, इसीलिए जब वो डालेंगे ना कि 1700 के एवरेज प्राइस पे बाइंग करनी है, तब वो डाल के सिस्टम में कोडिंग डाल देंगे, अपने सिस्टम को ट्रेन कर देंगे, टेक्नोलॉजी को ट्रेन कर देंगे, और उसके बाद वो वहां से हट जाएंगे, वो ट्रैक नहीं करते। फिर उनका ऑटोमेशन पे काम होता है, वो चीजें वहां पे ऑलरेडी बाय होगी। तो जब बाय और सेल वहां पे होगी तो वहां पे जोन क्रिएट होंगे, जोन क्रिएट होंगे तो आपको चार्ट पे दिखेंगे। क्या आपको समझा ये चीज? डिड यू गेट व्हाट आई मीन? राइट? इज इट इंटरेस्टिंग गाइस? जो आपको आपने आज मेरे से इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, इज इट इंटरेस्टिंग? इफ इट इज इंटरेस्टिंग, टाइप इन द चैट बॉक्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आपको चीजें समझ रही है, डिलीवर हो रही है। ठीक, ये नंबर वन था लॉजिक कि एफआईएस। सर लास्ट के 2 लाइन रिपीट करो प्लीज। लास्ट के 2 लाइन आकाश ये थे, तो क्या इंस्टीट्यूट उनको जहां प्राइस चाहिए वहां लेके आएंगे कहीं से भी? मुकुल, ये आपने बहुत अमेजिंग क्वेश्चन किया है। मैं पहले आकाश को क्वेश्चन के आंसर करता हूँ, लास्ट के 2 लाइन जो रिपीट करने बोले। लास्ट में आकाश मैंने ये कहा था कि अगर एवरेज प्राइस उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एचडीएफसी बैंक को 1700 के एवरेज प्राइस पे बाय करना है, तो उन्होंने सिस्टम पे वो ऑर्डर डाल के चले जाते हैं। उनकी एक अल्गोरिदम सिस्टम, बड़े लोग होते हैं, बहुत ज्यादा बल्क हायरिंग होती है, एम्प्लॉयज होते हैं जो ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर को जानते हैं। उस सॉफ्टवेयर में वो कोडिंग क्रिएट करके चले जाते हैं कि उनको वहां पे, आपने कभी अल्गोरिदम ट्रेडिंग सुनी रहेगी राइट, तो वहां पे कोडिंग डाल देते कि मुझे पर्टिकुलर प्राइस पे अगर आती है, चाहे वो 1710 पे मिले, 20 पे मिले, 30 पे मिले, 1690 पे मिले, जो इसके बारे में डिटेलिंग हम कल देखेंगे, लाइव आपको दिखाऊंगा मैं। बट ये जो चीज होता है ना, वो उनका एवरेज होता है, वो बोलते हैं कि मुझे ये एवरेज प्राइस पे खरीदना है। तो जिसके वजह से जब वहां पे बाय और सेल होंगे तो वहां पे प्राइस रिफ्लेक्ट करेगी चार्ट पे, और जब प्राइस रिफ्लेक्ट करेगी वहां पे जब जोन फॉर्म होगा तो वो आपको दिखेगा। तो जो चीज दिखेगी, अब क्या इसके वजह से एफआईएस डीएस अपना धंधा बंद कर देंगे क्या? उनके तो न जाने पीढ़ी डेढ़ पीढ़ी इसी पे काम करना है उनको, तो क्या वो अपने जोन को हाइड कर देंगे क्या? वो कुछ ना कुछ ऐसे डायनामिक्स मार्केट में लाएंगे, ऐसे डिमांड सप्लाई की डायनामिक्स क्रिएट करेंगे जो आपको लाइफ लॉन्ग सीखनी है। मैं आपको बेसिक से एडवांस पूरा बता रहा हूँ, इसमें आप डेली आप सीखोगे तो आपको रोज रियल लाइफ से समझ में आएगा कि हाँ भाई, पहले ये डिमांड पे आता था तो ऐसे चल जाता था, लेकिन अब ये डिमांड के एकदम नीचे तक आ रहा है। मतलब धीरे धीरे हम समझेंगे, अभी नहीं, अभी सब बताऊंगा तो सब बाउंसर चले जाएगा। तो मुकुल, आपने जो क्वेश्चन किया ना, बहुत सही लगा क्वेश्चन, कि क्या इंस्टीट्यूट उनको जहां प्राइस चाहिए वहां लेकर आते हैं क्या? द रियल आंसर इज यस। अगर इंस्टीट्यूशन ने चाहा कि उनको प्राइस वहां पे चाहिए ना, वो आपके लिए नहीं वेट करेंगे बॉस कि प्राइस मेरे को चलो जब आएगी तब। यार उनका पूरा ना स्टेक जो होता है ना, पूरी जो इकोनॉमी होती है अपनी इंडिया की, जो मार्केट की जो भी इकोनॉमी होती है, उनके वजह से डिपेंड होती है। तो वो डिसाइड कर लेते हैं, उनका मतलब एक एक होता है कि हाँ, मैं प्राइस को कैसे भी लेके आऊंगा। इसके लिए तो न्यूज आते हैं मार्केट में, इसके लिए तो बड़े बड़े पब्लिशर अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, इसीलिए तो इन्फ्लुएंसर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको पैसा पे किया जाता है कि आप इस प्राइस पॉइंट पे, अगर उनको प्राइस को ऊपर लेके आना है तो पॉजिटिव न्यूज दिखाएंगे कि अब उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। इसीलिए ऐसे ऐसे मीडियाज, ऐसे ऐसे न्यूज चैनल्स पे बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े सेबी रजिस्टर्ड फर्म्स सब आपको पॉजिटिव बात करेंगे, और वहां पे सारे रिटेलर बेचेंगे। क्योंकि एफआईआईस को भी ना अगर सेल ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो फिर वो कहाँ पे बेचेगा? उसको बाय ऑर्डर तो चाहिए ना, कि बॉस 1000 पे प्राइस है तो 1000 पे, एफआईआई ने तो 200 रुपए पे खरीदा था, अब उसको 1000 पे बेचना है, तो 1000 पे तो उसको कोई चाहिए ना, कि जो 1000 पे खरीदे। तो 1000 पे कौन खरीदेगा? आप और मैं खरीदेंगे। मैं तो नहीं खरीदता अभी, क्योंकि मैं प्रो ट्रेडर हूं, आप भी बन जाओगे, तो वो 1000 पे हम क्यों खरीदे? तो वो है लॉस।
और वहां से प्राइस आती नीचे। अगर उनको अगर नीचे खरीदना है तो नेगेटिव न्यूज दिखाएंगे। आप देखो जो भी अर्निंग रिजल्ट आई ना, आप 10 स्टॉक्स को देख लो अर्निंग रिजल्ट के दिन, अगर कोई भी चीज में अगर कभी नेगेटिव रिजल्ट आई है तो उसके बाद उस स्टॉक में क्या मूवमेंट हुआ है। अब बाटा इंडिया को क्लोजली ट्रैक करो, नेगेटिव रिजल्ट पब्लिश करेंगे, अर्निंग्स नेगेटिव करेंगे और प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। रियल आपके सामने अभी व्यू चल रहा होगा। ऐसे बहुत से स्टॉक्स है। सो ये तो नंबर 1 था कि इंस्टीट्यूशंस अपने जोन्स को कभी भी हाइड नहीं कर सकते। सेकंड मैं आपको बताता हूं व्हाट इज नंबर 2। ठीक है कैन इंस्टीट्यूट चेंज देयर डिसीजन, कैन इंस्टीट्यूट चेंज देयर डिसीजन। क्या लगता है आपको कि आप मतलब जैसे व्हाट डू यू फील कि सर वो आइडेंटिफाई कैसे होगा जहां उनका बाइंग है वो सपोर्ट बन जाता है एंड जहां उनका सेलिंग है वो रेजिस्टेंस। निधि हम वही चीजों को पूरे मेरा जो कोर्स का डिजाइन है वही चीज को तो सिखाने के लिए मैं हूं यहाँ पे। वही आप मेरे साथ जुड़े रहोगे लास्ट तक एडवांस लेवल पे, तभी आपको सीखने मिलेगा। लेकिन आपको बेसिक सब समझ में आना चाहिए। सो बेसिक समझेगा तभी वो चीज को आपको समझ में आएगा कि वो आइडेंटिफाई कैसे होगा। ठीक है। सो क्या लगता है आपको इंस्टीट्यूट इजीली अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं क्या? सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कैन एनीवन टेल मी क्या इंस्टीट्यूट चेंज कैन दे चेंज देयर डिसीजन? आकाश बोल रहा है यस इंस्टीट्यूट कैन चेंज द डिसीजन। anyone would like to participate? Yes, I think they can change the decision according to global condition. Okay, प्रशांत जी बोल रहे यस दे कैन चेंज द डिसीजन। ठीक है गाइस, मैं आपको बताता हूं कि मैं उस डिसीजन की बात कर रहा हूं कि उनको कहां पे खरीदना है कहां पे बेचना है। मैं उस डिसीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी वो डिसीजन की बात कर रहा हूं जहां पे उन्होंने वो जोन को क्रिएट कर चुका है। यानी कि मार्केट में उन्होंने, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 1 पे समझा था कि उनको 1700 के एवरेज प्राइस पे बाइंग करनी है 10 लाख करोड़ शेयर। तो अब क्या वो डिसीजन चेंज कर देंगे क्या कि नहीं अब मैं 10 लाख करोड़ नहीं बाय करूंगा, मैं 5 लाख करोड़ करूंगा, 5 लाख मेरे निकल जाएंगे? वो एक के डिसीजन से नहीं होता। इंस्टीट्यूट कैन नेवर चेंज देयर डिसीजन, बिलीव मी। मैं प्राइसिंग डिसीजन की बात कर रहा हूं, जो चार्ट्स पे दिखते, जो जोन फॉर्म्स होते हैं, वो ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइस को कहां लेके जाना है कहां नहीं लेके जाना है। वो जरूर ये डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं अभी मार्केट को थोड़ा और चलाते हैं फिर और गिरा बाद में गिराएंगे। वो सेंटीमेंट से डिसाइड कर सकते हैं, बट वॉट एवर दे हैव डिसाइडेड कैन दे चेंज लेटर ऑन? दैट वाज माय क्वेश्चन। दे कैनॉट चेंज देयर डिसीजन इन एंटायर लाइफ। वो किसी एक बंदे से नहीं बनता। आपने कभी कमेटी फॉर्म की होगी ना, हर एक कमेटी में 10 मेंबर्स होते हैं, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। जब तक मेजोरिटी स्टेक नहीं आता तब तक डिसीजन चेंज नहीं होता। तो क्या लगता है कि उन्होंने विदाउट कुछ रिसर्च किए ही पहला जो डिसीजन लिया था उन्होंने ऐसे हवा में ले लिया था, चल आज घूमने जा रहे हैं, हमने मस्त पार्टी की है नाइट में, कल हम उसके चेयरमैन से मिले थे तो चल आज तेरा शेयर हम खरीद लेंगे? क्या उस तरीके से वो लोग डिसीजन लेते? नहीं, उनके पीछे डीप रिसर्च टीम होती है। तो वो जो इतनी एफर्ट डाल के जिनको उन्होंने वो लोग करोड़ में सैलरी पे करते हैं, उनके रिसर्च टीम एक आउटपुट बनाती है, फिर वो चीज को डिसाइड करते हैं। न जाने कितने लोग एक चीज को डिसाइड करते हैं जिसका हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, तो फिर वो इजीली डिसीजन नहीं चेंज होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप स्कैम 1992 हर्षद मेहता की मूवी में देखो कि जब हर्षद मेहता ने डिसाइड कर लिया कि एसीसी के स्टॉक को भगाना है, सारे अपने पार्टनर्स को बोलो खरीदने, तो सब खरीदेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने वहां पे जोन क्रिएट कर दिया। वहां पे मनु मंदोड़िया जो सेकंड में थे, वो बोल रहा है कौन है भाई ये जो स्टॉक को खरीदे जा रहा है खरीदे जा रहा है। तो फिर बोल रहा है अच्छा वो खरीदा हम भी खरीदते। फिर वो एक इंस्टीट्यूशन है। कभी ऐसा होता है कि अरे कौन है, हर्षद मेहता पूरे पिक्चर में बोलता है कि ये कौन है हमारे शेयर को लगातार बेचे जा रहे हैं, इतना गिरा दिया, इतना हमारे शेयर को नुकसान कर दिया, जितना गिरा रहा उतना बोलो खरीदने, जितना गिरा रहा उतना बोलो खरीदने। तो क्या FII की एक ही मतलब आपको क्या लगता है कि सिर्फ 10 लोग से ही FII बना है या 10 ही इंस्टीट्यूशन है या एक ही लोग से 10? सबके FII अलग होते हैं यार। कोई FII के पास में 1 लाख करोड़ होगा तो कोई दूसरा FII आएगा उसके पास 10 लाख करोड़ होगा, तो 10 लाख करोड़ वाला FII पावरफुल होगा,
उसने जो डिसाइड किया वो मार्केट में होगा। इसीलिए तो कि आपको हर एक डिमांड जोन सप्लाई जोन चलते हुए नहीं दिखेंगे, सारे डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं काम करेंगे। कौन सा डिमांड जोन काम करेगा, कौन सा सप्लाई जोन काम करेगा, कब नहीं करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, वो सारा चीज तो हम सीखने वाले हैं। इतनी डीप आपको कोई भी आपको फ्री कोर्स में नहीं बताएगा, बिलीव मी, ठीक है। इसीलिए institution can never ever in their entire life cannot they cannot change their decision, ठीक है। did you understand my point कि why they cannot change the decision? क्या वो अपने ऑर्डर को डिलीट कर सकते? नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। सो दैट्स फॉर द डे गाइस। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ आज के सेशन को। कल हम जो सेशन को बिगिन करेंगे, जो हम समझेंगे, ठीक है, वो हम इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। हम समझेंगे कैंडल के फॉर्मेशन का एडवांस वर्जन और कल ही से अगर टाइम परमिट करता है तो हम डिमांड सप्लाई के दुनिया में उतर जाएंगे। कल ही से हम डिमांड सप्लाई समझ देंगे। यस प्रशांत जी, दे कैन मैनिपुलेट, यस उन लोग वही करते हैं। एंड मुकुल यू आर आल्सो राइट, यस दे ऑलवेज मैनिपुलेट एंड ट्रैप रिटेलर। बिकॉज क्या होता है ना, अगर देखो यार, मतलब रियलिटी समझो ना, अगर आपके पास मैं ला के बोल दूं कि मुकुल आपके पास में 10,000 करोड़ है, तो आपने मन बना लिया कि बॉस मेरे को तो रिलायंस के शेयर पे पूरा 10,000 करोड़ लगाना है, तो कौन है जो आपको रोक सकता है? नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन टेल यू कि भाई तू नहीं खरीद सकता, कोई भी नहीं बोलेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको खरीदना है तो आपको खरीदना है। बस आपको अब ये डिसाइड करना है कि उधर आपको सेलर मिलने चाहिए, तो वो सेलर के लिए मैनिपुलेशन होती है। आप पे करोगे 10,000 करोड़ में, आप बोलोगे 1% एक एजेंसी को दे दोगे, बोलोगे भाई मेरे को इतना करोड़ का बाइंग करना, तू एक फेक न्यूज बना दे, क्रिएट कर दे, बाहर आउट कर दे, वो कर देगा हंसी खुशी। आप बिलीव करोगे क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, उसकी ऑथेंटिसिटी है मार्केट में, वो रियल चीजें दिखा रहा है, वो अर्निंग्स, वो रिजल्ट्स, वो सब चीज आपको गंदा दिखाएगा, बैड दिखाएगा। आपको दिखाएगा कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, आपको दिखाएगा कंपनी के ऊपर कुछ केस चल रहा है आपको दिखाएगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बढ़ रही है, आपको दिखाएगा कि प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स को निकाल रहे, आपको दिखाएगा कि कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा हो रहा है, कंपनी कर्जे में ज्यादा जा रही है। आपको वो सारा चीज दिखाएगा जिसको आप बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे, आप हेजिटेट ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रिटेलर को क्या चीज एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसीलिए वो सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैनिपुलेशन तो हो गया ना। स्टॉक मार्केट इज अ प्योर बिजनेस, प्लीज अंडरस्टैंड। वो बिजनेस कौन कर रहा है ना, वो FIS DIS कर रहे हैं अपने साथ। और हम यहाँ कोर्स में क्या सीखेंगे कि बॉस जो वो लोग कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, वैसे का वैसा नहीं करेंगे, हम वो चीज को फॉलो करेंगे, बस दैट्स इट। आपने सिर्फ उनको फॉलो कर लिया, आपकी लाइफ बन गई। कल जाके डी स्टॉक पीक में, फ्यूचर में, आज के आने वाले कुछ सालों में, अगर हम हमारे डी स्टॉक पीक कंपनी में कुछ ऐसे 10,000 धुरंधर जुड़ जाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर, जिनके पास में 1 करोड़ अकाउंट में हमेशा है, और हम एक इंस्टीट्यूट बन जाएंगे अपने आप में। डी स्टॉक पिक के 10,000 लोग जुड़ गए, सबके पास में 1 करोड़ रुपया, हम म्यूचुअली डिसाइड कर लिए, हमने बोला कि हमको यहाँ पे खरीदना है, तो हम एक इंस्टीट्यूशन बन गए। मालूम है, इंस्टीट्यूशन बनना बड़ी बात नहीं है, अपने आप में म्यूचुअली लोग बन गए डिसाइड करके कि चल बॉस इसको हमको खरीदना है, तो खरीदना है तो खरीदना है, बेचना है तो बेचना है, बन गए इंस्टीट्यूट। अब हमारे सामने अगर बोल दे कि हाँ कोई सामने वाला धुरंधर पार्टी है, उसको यहाँ पे 10,000 करोड़ तू खरीदना चाहता है लेकिन उसको 20,000 करोड़ बेचना है, तब तो आप तो टाई फीस हो जाओगे, तब तो आप अपना लॉस लेके निकल जाओगे। आप बोलोगे शॉर्ट कवरिंग आया, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ये सब जार्गन यूज होंगे मार्केट में। बट आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने लॉजिक का मैजिक छोड़ दिया ना, आप टेक्निकल ट्रेडर नहीं बन सकते और लाइफ लॉन्ग आप अर्न नहीं कर सकते। जब तक आपका माइंडसेट और आपका लॉजिक स्ट्रांग नहीं होगा, बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी, यू विल नेवर एवर सक्सेस
इन योर लाइफ। अगर ट्रेडिंग में करियर बनाना है, इन्वेस्टर में करियर बनाना है, तो आपको आपके माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। आपको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी जो अब तक आपको नहीं पता। आपको उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। Am I clear, guys? How was the session, guys? How was today's session? Great, good, sir. Informative. Great. मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी मजा आ गया, सच बोलूं तो। मतलब मैंने भी जब ये सारी चीजें प्रैक्टिकली खुद सीखी थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, क्या मैं कभी किसी को सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ क्या कभी? ऐसा फीलिंग आता था। ये सारी चीजों को 4 साल हो गए यार गाइस। ये सब 4 साल चीजों की, 4 साल मतलब मेरे को पूरे करियर में, मैं कंटिन्यूसली 6 ईयर से स्टॉक मार्केट में हूँ, और 4 साल से सिर्फ मैं अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने की जर्नी में लगा हूँ। आफ्टर 4 ईयर्स मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर बना, और लास्ट पिछले 2 क्वार्टर से मैं अपने गोल 1 को अचीव किया हूँ, विच इज बिकमिंग अ फुल टाइम ट्रेडर। बहुत जल्द डी स्टॉक पिक एक अपने ऊंचाइयों पे हासिल होगा, और उसको आप ही लेके जा सकते हो। आपके अलावा उसको कोई नहीं लेके जा सकता। आपको मेरे चीजें पसंद आती है तो आप ही उसको लेके जा सकते हो। नो वन कैन टेक दिस अहेड। ठीक है।